हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये जो हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट होगा, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स आर मेनली फाउंड इन विच रीजन। संस्कृत पांडुलिपियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संस्कृत पांडुलिपियाँ हैं, संस्कृत पांडुलिपियाँ जो हैं ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मेनली साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, और ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के कुछ भागों में जो है संस्कृत पांडुलिपियाँ पाई जाती हैं। इनको कुछ अन्य जगहों पर भी संरक्षित किया गया है, लेकिन जो मेन एरिया है, मेन रीजन है जहाँ पर संस्कृत पांडुलिपियाँ पाई जाती हैं, वो है साउथ इंडिया, हिमालयन रीजन और ईस्टर्न इंडिया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया है पहला ही ऑप्शन साउथ इंडिया, आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो भारत में जो वैदिक सभ्यता थी ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो ये हुई थी सरस्वती नदी की। प्राचीन काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। याद रखिएगा, सरस्वती नदी के तट पर ही जो है वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मौर्यन किंग मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। किस मौर्य राजा ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो ऐसा कौन सा मौर्य राजा हुआ है जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है ये क्या है, पटना। पटना को क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड दिल्ली टिल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक दिल्ली पर शासन किया। तो देखिए फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक, 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली का पहला सुल्तान बना था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कुतुब मीनार के निर्माण के लिए और कुवैत उल इस्लाम, क्या, कुवैत उल इस्लाम के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। कुतुब मीनार को लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नेचर था ये काफ़ी उदार था, इसी वजह से इसको लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1206 से 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच माइन वॉज द फेमस कोहिनूर डायमंड एक्सट्रैक्टेड। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोहिनूर हीरा था ये किस खदान से निकाला गया था। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है गोलकुंडा खदान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। गोलकुंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। हु डिफीटेड द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीसरे युद्ध के बारे में पूछा है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में जो है ये लड़ा गया था। और किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें किसकी जीत हुई थी। तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। तो क्वेश्चन में पूछा है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसके द्वारा हराया गया था। तो
अफगानों के द्वारा जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं, तो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत की, और तीनों ही जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेकंड देख लेते हैं, पानीपत की जो सेकंड लड़ाई है ये कब हुई थी, तो 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो अकबर एंड हेमू के बीच। अकबर एंड हेमू, हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। क्या, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है हेमू का पूरा नाम था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत किसकी हुई थी, तो अकबर की जीत हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और किस किस के बीच हुई थी ये, तो ये हुई थी बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें किसकी जीत हुई थी, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है बाबर की जीत हुई थी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द अफगान्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1498 AD वास्को डी गामा हैड अराइव्ड टू। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा डैश आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 मई 1498 में 20 मई 1498 में वास्को डी गामा जो है ये भारत आया था और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो ये एक पुर्तगाली था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है किस बंदरगाह पर आया था, तो ये आया था कालीकट बंदरगाह पर। किस पर, कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये है केरला में। कहाँ पर, केरला में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो इसने सबसे पहले किससे मुलाकात की थी, तो वहाँ का जो अक्षेत्रीय राजा था जमोरिन। कौन, जमोरिन। जमोरिन से मुलाकात की थी वास्को डी गामा ने। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीकट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज रिलेटेड टू द वुमन रूलर रुद्रमा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो इनमें से ऐसा कौन सा राजवंश है जो कि महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, तो देखिए काकतीय वंश। काकतीय वंश जो है ये महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, जो दक्कन का पठार हुआ करता था यहाँ पर 1262 से 1289 तक किसका शासन हुआ करता था, तो काकतीय राजवंश का शासन हुआ करता था दक्कन के पठार में। अब ये जो रुद्रमा देवी है, रुद्रमा देवी जो है ये काकतीय राजवंश की एक प्रसिद्ध महिला शासक थी जो कि किससे संबंधित है, काकतीय राजवंश से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, काकतीय। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदास आर मेंशन्ड इन। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में जो है 16 महाजनपद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी कैपिटल अक्सर पूछ ली जाती है। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें किस में मिलता है, तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं और इनकी जो कैपिटल हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए अंग की कैपिटल चंपा हुआ करती थी और इनकी जो मॉडर्न लोकेशन है, प्रेजेंट लोकेशन है, वो कौन कौन सी है, तो मुंगेर और भागलपुर जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है मगध की राजधानी क्या थी, तो गिरिव्रज या फिर राजगीर, ये भी कहाँ पर है, गया पटना में है। काशी की राजधानी काशी थी और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बनारस में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और ये कहाँ पर है, इलाहाबाद। कौशल की जो राजधानी थी ये श्रावस्ती और ये कहाँ पर है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सोरसेन की जो राजधानी थी ये थी मथुरा और ये कहाँ पर है, प्रेजेंट में मथुरा में है। पांचाल की जो राजधानी थी ये थी अहिछत्र और काम्पिल्य, ये कहाँ पर पड़ता है, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये मेरठ और जो साउथ ईस्ट हरियाणा है यहाँ पर पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये कहाँ पर है, ये इसकी जो प्रेजेंट लोकेशन है ये है जयपुर में। चेदी की थी सोतीवती या फिर बांदा, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है बुंदेलखंड में। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती, मध्य प्रदेश में है इसकी प्रेजेंट लोकेशन। गांधार की जो कैपिटल थी ये थी तक्षशिला और ये इसकी जो प्रेजेंट लोकेशन है ये है रावलपिंडी। काम्बोज की राजधानी थी पुंछ जो कि पड़ता है राजौरी और हजरा जो कि कश्मीर में है।
असमक की राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पैठान। बैंक ऑफ गोदावरी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, जो कि वैशाली में पड़ता है। मल्ल की थी कुशीनारा, जो कि देवरिया और उत्तर प्रदेश में है। तो ये हैं 16 महाजनपद। इनकी आप कैपिटल जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी का समकालीन था? तो इनमें से ऐसा कौन सा संत था जो कि शिवाजी का समकालीन था? तो ये था तुकाराम। तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तुकाराम को भक्ति आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ खानवा फोर्ट बिटवीन। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, खानवा का जो युद्ध है ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और कहाँ पर? तो खानवा में ये युद्ध लड़ा गया था, इसी वजह से इसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। खानवा कहाँ पर है? तो देखिए ये जो है ये आगरा के पास पड़ता है। आगरा से 60 किलोमीटर दूर है खानवा, जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। याद रखिएगा, इसी वजह से इसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बाबर और राणा सांगा के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। हु लेड द ब्रह्म समाज इमीडिएटली आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के तुरंत बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया इन डैश द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1829 ईस्वी में। भारत में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये किसके शासनकाल में, यानी कि किस गवर्नर जनरल के समय में जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था भारत में। और कब लगाया गया था? तो 1829 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद होम रानी लक्ष्मीबाई फॉर द बैटल ऑफ ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो देखिए फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई ने जो ग्वालियर का युद्ध लड़ा था ये लड़ा था ह्यूरोज के साथ। किसके साथ? ह्यूरोज के साथ जो है रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको काफ़ी चोटें आई थी, और जिसकी वजह से 18 जून 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन इन द ईयर 1905 अनाउंस द पार्टीशन ऑफ। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। किसके? बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। और कब की थी? तो 19 जुलाई 1905 में। 19 जुलाई 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द गदर पार्टी फॉर्म्ड। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, गदर पार्टी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 15 जुलाई 1913 में जो है गदर पार्टी का गठन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो इसका गठन हुआ था यूएसए, अमेरिका में जो है गदर पार्टी का गठन किया गया था। पहले इसको पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। पैसिफिक कोस्ट
हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, गदर पार्टी पड़ा। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 1913। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग दीज लीडर्स स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग। इनमें से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन कठिया कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। तीन कठिया कॉन्ट्रैक्ट किस आंदोलन से संबंधित था। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन कठिया कॉन्ट्रैक्ट ये क्या था। तो ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें किसानों को उनकी ज़मीन के 3/20 भाग पर, कितने, 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित है क्या, तीन कठिया कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे। तो देखिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ब्रज किशोर प्रसाद ये संबंधित थे किससे, चंपारण सत्याग्रह से। अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला और जेबी कृपलानी और पीर मोहम्मद मुनीस। ये क्या थे, ये संबंधित थे किससे, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। आंसर यही बनेगा हमारा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डेज डिड द दांडी मार्च लास्ट। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दांडी मार्च था इसको नमक मार्च या नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या था, दांडी मार्च या फिर नमक आंदोलन, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया जो नमक कानून था, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। कितने दिन चला, तो ये चला था 24 दिनों तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 डेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश। 1932 का पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1932 का जो पूना समझौता था ये किस किस के बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है 1932 का पूना समझौता हुआ था। और ये क्या था, तो ये दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। किससे, दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था 1932 का पूना समझौता। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 ब्रिटिशर्स थे। इसमें पैथिक लॉरेंस,
एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसमें सम्मिलित थे, लेकिन जॉन साइमन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आंसर यही बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जॉन साइमन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसी भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो सिविल सेवाओं का जनक जो है ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड टू अबॉलिश ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम इन द प्रोविंसेस। निम्नलिखित में से किस आयोग ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो ऐसा कौन सा आयोग था जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शंस है तापी, गोदावरी, नर्मदा या फिर सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।